जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एचसीएस के लिए एक सीरीज लाए हैं जो आपका पेपर होने वाला है 2024 पे, जिसमें हमारी टीम काम कर रही है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये जो वीडियो आपके समक्ष आएगा उसमें आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से एक जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, उसके पीछे क्या प्रमाण होता है, हम उसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए, इसका जो आधार है वो हम ज्यादातर एक न्यूज़पेपर को रखते हैं, और ज्यादातर जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर होते हैं आयोग के लिए, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह से, राइट। क्योंकि इसमें जो भी एडिटोरियल आते हैं या आर्टिकल आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक के संबंध में। तो ये प्रश्न है, पहले प्रश्न देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो एसोसिएटेड विथ, ठीक है, इसमें से पूर्ण सार्वजनिक सभा है, दूसरा है द एज ऑफ कंसेंट बिल, तीसरा है गौरक्षणी सभा, चौथा है अमित्य सभा। तो ये चार जो विकल्प आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जो माफ कीजिएगा, बाल गंगाधर जो तिलक हैं वो किससे जुड़े हुए हैं। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का संबंध था, सबसे पहला पूना सार्वजनिक सभा, सहमति की आयु विधेयक, गौरक्षणी सभा और आत्मीय सभा, ठीक है। तो इसका आंसर हमें जानना है। अब इसका आंसर मैं दूंगा, परंतु उससे पहले हम देखते हैं मैं ये प्रश्न आपके समक्ष क्यों लाया हूं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वो है कि 41वां लोकमान्य तिलक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, ये न्यूज है आपके सामने। तो आइए थोड़ा डेटा ले लेते हैं इसका क्या है। ये जो लोक मान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसको शुरुआत की गई है इसकी 1983 से, ये बात आपने याद रखनी है। और इसकी शुरुआत करने वाला जो ट्रस्ट है वो है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, ये बात याद रखनी है आपने। उसकी शुरुआत हुई 1983 से, और ये हर वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन लोकमान्य तिलक जी जो थे उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा था 1 अगस्त तारीख को। तो हर वर्ष 1 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। यहां पर आप देखेंगे कि लोकमान्य तिलक कौन थे, ठीक है। ये एक हमारे मॉडर्न इंडिया, जो एक आधुनिक भारत है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने एक प्रारूप दिया था। एक ये आर्किटेक्चर थे, और मॉडर्न इंडिया से मतलब है कि आधुनिक भारत से मतलब है कि ऐसा भारत जहां पर शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और जो समाज की जो कुप्रथाएं हैं उसके विरुद्ध काम किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई पूर्ण स्वराज के लिए, ठीक है। ज्यादातर जैसे हम देखते हैं जब कांग्रेस बना था तो उसमें आप देखेंगे कि हमें मिलता है एक कुछ मॉडरेट्स थे और कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, आगे चल के कुछ हमें रिवॉल्यूशनरी भी मिलते हैं जिसे हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो मॉडरेट वो थे जो एक कानून के दायरे में कोई भी काम करना चाहते थे, अगर सरकार के विरुद्ध भी कोई कार्य करना चाहते थे तो कानून के दायरे में ही करना चाहते थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उस आंदोलन को कानून के दायरे में ही करना चाहते थे, परंतु वो आंदोलन को केवल बंगाल तक नहीं रखना चाहते थे, पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। ये फर्क था एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। और जो आपको ये बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, ये आपको मिलेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट वाले समूह में आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट वाले, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं, वो स्लोगन दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किसने कहा था। तो ये वाला कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। असल में इनका जो नाम था वो था केशव गंगाधर तिलक, ये बात आपने याद रखनी है। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? केशव गंगाधर तिलक। इनको जो मानने वाले लोग थे उन्होंने इनको ये लोकमान्य की उपाधि प्रदान करी थी। इसका मतलब था पूजनीय, मतलब जो व्यक्ति पूजनीय होता है, यानी कि इस तरह का इनका वर्चस्व था। जो इनको मानने वाले लोग थे वो इन्हें एक भगवान का दर्जा देते थे, ठीक है। और जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने इनके बारे में कहा है फादर ऑफ द इंडिया अनरेस्ट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फादर ऑफ द इंडिया अरेस्ट किसके लिए कहा गया है, तो वो कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट, जो होम रूल लीग लाई थी भारत में, उनके साथ जो जीएस खरपड़े थे, उनका सहयोग किया था किसने?
बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। जो होम रूल लीग लाया गया था खासकर एनी बेसेंट के द्वारा, वहां पर पूरा सहयोग दिया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये कुछ जो विशेषताएं थी बाल गंगाधर तिलक की मैंने आपको बताई, और ये भी बताया कि ये न्यूज में है, तो न्यूज में है तो ये प्रमाणित होता है कि इससे संबंध में, इस विषय से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रश्न आपके समक्ष में लाया हूं, ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए, पूर्ण जो सार्वजनिक सभा है ये स्थापित हुई थी एमजी रानाडे द्वारा, और ये कब स्थापित हुआ था? 1870 में। और यहां पर कहीं ना कहीं योगदान रहा है, क्योंकि इस संस्था से, इस सभा से जुड़े आगे चल के बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़े हैं, परंतु इसकी स्थापना एमजी रानाडे ने की है। किसने की है? एमजी रानाडे ने करी है, ठीक है, कि 1870 में। अब मैं बात करूंगा द एज ऑफ कंसेंट बिल। ये एक बिल लाया गया था, एक विधेयक लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। कब लाया गया था? 1891 में। तो इस विधेयक द्वारा जो विवाह की जो एक उम्र होती है उसको 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश शासन है उसने किया था, इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो इसमें आ गए थे, और कहीं ना कहीं नाराज भी हुए थे कि भारत के जो ये भारत से संबंधित ये जो कानून है, भारत की संस्कृति से संबंधित ये जो कानून है, इसमें वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप ना करें। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? ये उम्र तय करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, 1 और 2 तो होगा। तो हम देखते हैं 1 और 2 कहाँ पर है। तो हर जगह ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि 1 और 2 तो आना ही है। तो हमारे 2 ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना। आगे देखेंगे गौरक्षणी सभा। ये गौरक्षणी सभा जो स्थापित करी थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना करी थी। यहाँ पर ये जो गौ माता होती है हमारी, यानी कि जो गाय है, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया था। तो इसका कहीं से भी बाल गंगाधर तिलक का कोई भी लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। तो 3 तो नहीं हो सकता, ठीक है। और अमित्य सभा जो है ये आपकी बनाई गई थी 1815 में। 1815 में ये बनाई गई थी। किसके द्वारा? ये बनाई गई थी आपके राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का तो जन्म जो हुआ है 1856 में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 2। तो देखिए इस तरह से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूज में आया है, करंट बना है, और इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साल भर के बाद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपके समक्ष कौन सा आता है। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है सूचना का अधिकार जो होता है, जिसे हम आरटीआई कहते हैं, सूचना का अधिकार जो होता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ आपको विकल्प दिए गए हैं आरटीआई अधिनियम 2005 से, कि इसमें से, तो यहां पर आप देख रहे होंगे सूचना का अधिकार जो 2005 का है, और इसमें आपको ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा नहीं है। ये जितने भी नीचे विकल्प दिए हैं इसमें से आरटीआई कहां काम नहीं करेगा, कहां काम नहीं करेगा सूचना का अधिकार। तो यहां पर आप देख रहे होंगे आपके सामने 5 विकल्प हैं और नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब प्रश्न है ये सूचना का अधिकार से संबंधित प्रश्न क्यों लाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये एक द हिंदू का एक एडिटोरियल है जहां पर कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज फील आरटीआई में भी रिवील देयर इंटरनल डिसीजन। यानी कि कहा जा रहा है कि जैसे आरटीआई का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आरटीआई का ये कहा जा रहा है कि जो सूचना का अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं जो राज्य से संबंधित जितनी भी संस्थान है, जितने भी लोग हैं, उनको शामिल किया जाए। तो इसीलिए जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो चिंतित हो गए। वो कह रहे हैं कि भैया कुछ राजनीति की बातें अंदरूनी होती है, अगर वो जनता के समक्ष चली जाएगी तो कहीं ना कहीं जो गोपनीयता होती है उस पर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का ये न्यूज आ रहा है। तो इससे आपका एक सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई से संबंधित प्रश्न बन सकता है। आइए अब इसके बारे में देखते हैं, इसका थोड़ा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो यहां पर एक केस आपने हमेशा याद रखना है, जो केस है आपका राजनारायण केस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। 1975 का केस है, या इसको भी कह सकते हैं राजनारायण केस 1975 का। इसके तहत क्या हुआ, जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसने क्या निर्णय दिया है कि जो सूचना का अधिकार है इसको कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार माना जाएगा। सूचना का अधिकार क्या माना जाएगा? मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार माना जाएगा तो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि जो आपका सूचना का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी दी है कि भारत में एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जो लोग हैं वो मास्टर है, यानी कि जो आम नागरिक है वो मास्टर है, तो उसको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में जो उच्चतम न्यायालय ने जब सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का एक दर्जा दिया, उसके पश्चात जो संसद है उसने फिर कानून पारित किया, और एक कानून निकल के आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ
2005, यानी कि 2005 में आप जानते हैं सूचना का जो अधिकार है उसका अधिनियम पारित होता है 2005 में, इसीलिए हम 2005 अधिनियम कहते हैं सूचना के अधिकार के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या है कि इसमें कौन कौन सी जानकारियां मांगी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे जो नागरिक है वो आपसे सरकार से हो गया या जो संसद है उससे जानकारी मांग सकता है, परंतु यहां पर एक भी याद रखना, अगर भारत की संप्रभुता की बात है, अखंडता की बात है, तो वहां पर हम सूचना नहीं मांग सकते। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है, जो खुफिया काम करता है, जिसे हम रॉ कहते हैं। अब रॉ के जितने भी एजेंट होते हैं या रॉ जो डिपार्टमेंट है, उससे आप आरटीआई के माध्यम से कोई भी सूचना नहीं मांग सकते, क्योंकि वो हमारे देश की गोपनीयता होती है, देश की संप्रभुता, अखंडता, इस तरह के जो मुद्दे हैं उससे जुड़ी हुई खबरें होती हैं, उससे जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं, तो उसके लिए वो सूचनाएं आम नागरिक के पास नहीं जा सकती है। राइट, तो वहां पर आप आरटीआई नहीं मांग सकते। और भी हैं, जैसे अंदरूनी सुरक्षा की बात हो या हमारा कोई एक संबंध की बात हो किसी अन्य देश से। ठीक है, कुछ संबंध की बातें होती हैं जिसमें कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं किसी अन्य देश से, उसकी भी सूचना आप नहीं मांग सकते। बात हो आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं आपकी। ठीक है, जैसे आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं किसी अन्य देश से, किससे संबंधित, जैसे जानकारी आदान प्रदान, जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन बन रहा है तो आप रशिया से मानते हैं, ये काल्पनिक उदाहरण में दे रहा हूँ, तो रशिया से आप कुछ टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं कि न्यूक्लियर बम कैसे बनेगा, कैसे बनाया आपने। अब वो सूचना आप किसी आम नागरिक को थोड़ा दे सकते हैं, फिर वो तो वो व्यक्ति बम बना देगा। राइट, कैबिनेट डिस्कशन, यानी कि जो कैबिनेट जो होती है, आपको पता ही है हमारा जो मंत्रिमंडल होता है उसमें जो टॉप लेवल के जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। अब वो कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं तो उसके लिए भी अब आरटीआई नहीं दायर कर सकते। ये कुछ अपवाद है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान देनी है। तो यानी कि अब हम देखेंगे अपवाद भी होता है इसमें, अब वो अपवाद हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है, पूछा है कि कहाँ हम नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्लोज विच द ब्रांच ऑफ प्रिविलेज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारे जो सांसद होते हैं या जो हमारे जो विधायक होते हैं उनको कुछ छूट मिलती है। ठीक है, जैसे आप जब पढ़ेंगे संसद को पढ़ते हैं तो संसद की अपनी एक नियमावली होती है, यानी कि रूल बुक होती है, उसमें लिखा रहता है कि इस तरह की छूटें मिलेंगी सांसदों को और विधायकों को राज्य स्तर पे। तो वो छूटें किस आधार पर मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं, किस तरह से, वहां पर क्या मैं आरटीआई डाल सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, वहां पर आप आरटीआई नहीं डाल सकते। तो ये भी क्या है, ये छूट है। दूसरा है द मंथली रिन्यूमरेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, यानी कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका मासिक वेतन कितना है, क्या आप उसकी सूचना मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। तो बी वाले की सूचना आप मांग सकते हैं, पहले वाले की नहीं मांग सकते। तीसरा देखते हैं इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार और किसी विदेशी सरकार के मध्य कोई समझौता हो रहा है, कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, क्या आप उसकी सूचना मांग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसकी सूचना भी आप नहीं मांग सकते हैं। डी देखते हैं इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज विच हैज नो रिलेशन विद पब्लिक एक्टिविटी ऑफ, यानी कि ऐसी सूचना आप मांगते हैं किसी व्यक्ति से जो बहुत निजी है, जिसका समाज से कोई भी तात्पर्य नहीं है, क्या आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जनता की सुरक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आप किसी से ऐसी सूचना मांग सकते हैं, परंतु वो जनता से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। नहीं मांग सकते, सॉरी मैंने मांग सकते कहा ना, तो इसका आंसर है कि आप नहीं मांग सकते। ठीक है, जो बहुत निजी होती है, जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, मेरा निजी जो है वो मेरा निजी है, तो आप उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब ई वाला देखते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरी डॉक्यूमेंट दैट इज हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी अंडर कंट्रोल, यानी कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, जैसे पब्लिक अथॉरिटी में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे पंचायत हो सकती है, म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, राज्य सरकारें हो सकती हैं, इस तरह के लोग, केंद्र सरकार हो सकती है। अगर ये जो पब्लिक अथॉरिटी है, अगर ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो विभाग भी होते हैं, जैसे पुलिस विभाग है, वित्त विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप इनसे आरटीआई के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? तो बिल्कुल मांग सकते हैं। तो ये भी मांग सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे आपका जो आंसर है ए और सी और डी आप नहीं मांग सकते, तो ए और सी और डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
यहां पर पूछा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे हम कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर पूछा गया है, दो आपको विकल्प दिए हैं, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, उसका जिक्र आपके संविधान में नहीं दिया गया है। पहला प्रश्न ये क्या है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा ओनली, यानी कि ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये भी आपने बताना है। तो यहां पर आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा, ये दोनों जो विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा सही है। आइए उससे पहले देखते हैं ये क्या न्यूज में था। बिल्कुल था, यहां देखिए, ये जो न्यूज में था कि अपोजिशन प्लान नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट दी मोदी गवर्नमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हो गया रहा है कि मणिपुर वाला विवाद आप देख ही रहे हैं, तो जितने भी जो विपक्ष में बैठे हैं, औपचारिक तौर पे तो विपक्ष में कोई भी नहीं बैठा है, तो मेरा विपक्ष मतलब है जो भी सरकार में नहीं है, अन्य जो राजनीतिक दल है वो मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, एक प्रस्ताव लाया जाए, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ये जो सरकार है जो कुछ कर नहीं रही है, तो उसको कहीं ना कहीं निष्कासित किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो यहां पर हम देख लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 75 की, वो एक बात कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक साथ जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है, एक साथ जिम्मेदार होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक साथ जिम्मेदार वाला जो ये प्रावधान है वो इसलिए डाला है क्योंकि ज्यादा जो ध्यान हो वो सरकार बनाने में ना हो, ज्यादा ध्यान किस में हो, सुशासन में। अगर ये एक साथ जिम्मेदारी वाली बात हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा कि ये आपस में ही एक दूसरे को आरोप लगाते रह जाएंगे, जो भी मंत्रिपरिषद होती है, और एकजुट होकर ये काम उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा दिखेगा। इसीलिए कहा गया है कि आप संसद के लिए, अगर केंद्र की बात है, या विधानसभा के लिए अगर राज्य की बात है, तो एक साथ ही आप जिम्मेदार होंगे। अगर आप एक भी व्यक्ति गलत होगा तो आप सब गलत होंगे, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर माननीय प्रधानमंत्री अगर केंद्र स्तर है, या मुख्यमंत्री अगर राज्य स्तर है, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो पूरी सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो जिम्मेदारी एक आदमी की नहीं है, जिम्मेदारी सबकी है। तो अनुच्छेद 75 में बताया गया, ठीक है। और आगे क्या है कि लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि लोकसभा में अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो सरकार है, सरकार क्या होगी, पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। और यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। परंतु यहाँ पे ये बात भी याद रखेंगे, जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम कितने सदस्य जो हैं उनके हस्ताक्षर चाहिए, 50 लोग, कम से कम 50 लोग जब हाँ कहेंगे तब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, 50 लोग, और ये केवल लोकसभा में आएगा, ठीक है, केवल लोकसभा में आएगा। तो उस आधार पर क्या हम ये प्रश्न अब सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहला है देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो आपको कहीं पर भी संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। ये जरूर दिखेगा कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो एक साथ जिम्मेदार होगी, परंतु ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहीं पर भी नहीं बताया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा ओनली। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि इसको राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, लोकसभा से मतलब है, और कम से कम 50 लोग चाहिए। तो ये दूसरा वाला भी सही हो गया। तो आंसर देखते हैं, हमसे सही पूछा है, तो इसका आंसर है आपका थर्ड वाला। तो अब देख पा रहे होंगे कैसे हम प्रयास करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं। हम एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, हमें बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं। उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन हम निकाल के देते हैं। कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, कभी कभी 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप सोचिए साल भर तक आपके पास कितने प्रश्न आ जाएंगे, इमेजिन करिए आप, ठीक है। और पूरा का पूरा आपका करंट भी कवर हो गया है और उससे संबंधित जो जीएस है वो भी कवर कर दी गई है, राइट। तो इस तरह से जो गोयला क्लासेस है वो आपके लिए प्रयास करती है। अपने वादे के लिए हम तत्पर हैं, ठीक है, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। अब आइए मेन बात करते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये कुछ पैकेज है आपके HCS 2024 के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे आप गोयला क्लासेस में ऑप्शनल भी अवेलेबल है, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी तैयारी पूरी हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने प्री पढ़ा, मेंस पढ़ा, फिर ऑप्शनल का क्या करेंगे आप। तो हमने ऑप्शनल भी शुरू कर दिया है। तो पॉलिटी ऑप्शनल आपको पड़ेगा 24,999, हिस्ट्री ऑप्शनल सेम रेट, ज्योग्राफी ऑप्शनल सेम रेट। तो ये अभी याद रखेंगे, वर्तमान में हमारे पास 3 ऑप्शनल अवेलेबल है। एक है पॉलिटिकल साइंस, जिसे PSIR कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरा आपका हिस्ट्री ऑप्शनल और तीसरा आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल। और HCS 2024 का जो कंप्लीट पैकेज है आपको, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, इंग्लिश और GS, इसमें आपको ऑप्शनल नहीं होगा, वो मात्र आपको पड़ेगा 24,999 का, इसमें आपका ऑप्शनल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स है इसका, ठीक है, ये पड़ेगा मात्र आपको फाउंडेशन कोर्स GS प्लस पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा ऑप्शनल, वो मात्र आपको पड़ेगा 39,999। याद रखिएगा, इसमें आपको ऑप्शनल भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
वैसे ही आप देखेंगे अगर इकोनॉमी ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा तो ये भी आपको मात्र उसी रेट में पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल हिस्ट्री सेम रेट, और यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ सेम रेट 39,999 ओनली, राइट। और ये आप देख पा रहे होंगे हमारा जो रिजल्ट है इस बार का, आईपीएस नियुक्त हो चुके हैं मयंक मुदगल जी। ये हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसमें आप इनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। ये इंटरव्यू ये यहाँ आए थे व्यक्तिगत तौर पे, और इन्होंने जो भी इनके जो तजुर्बे थे अपनी पढ़ाई के दौरान वो साझा किए हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हैं आकृति सेठी, ये भी अब आईपीएस नियुक्त हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे जितने भी हमारे अचीवमेंट्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे, किस तरह से हमारा प्रयास रहता है, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हम लोग खासकर जो 2024 का जो पेपर होने वाला है एचसीएस का, उसके लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए जो एक कंटेंट लाए हैं वो आपको कंटिन्यू मिलता रहता है इस तरह से, जिसमें हम करंट भी कवर करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी चल रहा है उसे भी कवर करते हैं इस तरह से, राइट। तो मुझे उम्मीद है जो गोयला क्लासेस का प्रयास है आपको पसंद आ रहा होगा और आप लोग का सहयोग चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी पहचान के लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचाइए, राइट, जिससे कि जो सच में पढ़ना चाहता है वो एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ पाए। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।